बच्चों, नीट 2020 के पेपर को डिस्कस करेंगे। फिजिक्स का सबसे पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो एनालिसिस भी करेंगे और डिस्कशन भी करेंगे किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए, कौन सा पोर्शन ज़्यादा पूछा गया, कौन सा कम पूछा गया। तो ये हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करने चल रहे हैं। मेरे पास जो सेट है E2 सेट मेरे पास मौजूद है। तो ये सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में पढ़ के सुना दूँ। लाइट विथ एन एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर falls on a non-reflecting surface at normal incidence having surface area 20 centimeter square. The energy received by the surface during the time span of 1 minute. क्वेश्चन का मतलब है एक लाइट का जो एवरेज फ्लक्स है वो 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 20 जूल पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सरफेस 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है और टाइम 1 मिनट है। क्वेश्चन का मतलब समझें। ये सरफेस पर ये फ्लक्स गिर रहा है, सरफेस पर फ्लक्स गिर रहा है। ये 1 सेकेंड में यूनिट एरिया में कितना एनर्जी स्ट्राइक करती है? 20 जूल। तो टोटल एनर्जी स्ट्राइक विद द सरफेस या ऑन द सरफेस in 1 minute. ये टोटल एनर्जी E इक्वल्स टू किस रेट से गिर रहा है? 20 जूल पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया कितना है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम कितने के बराबर है? 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। ये E इक्वल्स टू ये Q इंटू ये फ्लक्स का रेट है, गिरने का फ्लक्स के गिरने का रेट है, इंटू एरिया इंटू टाइम। ये फार्मूला यूज करेंगे। टोटल एनर्जी कितने के बराबर हो गया? 24 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन थर्ड सही है इस क्वेश्चन का। और ये रेडिएशन EME इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया है। फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला ऑप्शन है बेस इमीटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम डोपिंग कंसंट्रेशन। गलत है। ये जो बेस होता है वो लाइटली डोप्ड होता है, जो इमीटर होता है हाईली डोप्ड होता है, और जो कलेक्टर होता है ये मॉडरेटली होता है, डोप्ड होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन बेस इमीटर कलेक्टर रीजन शुड बी सेम साइज, ये भी गलत है। सबसे स्मॉल साइज बेस का होता है, कलेक्टर का साइज सबसे बड़ा होता है, और इमीटर का साइज मॉडरेट होता है। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन भी गलत है। तीसरा बोथ इमीटर जंक्शन एज वेल एज कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बाइस्ड, ये भी गलत है। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो
एक जंक्शन फॉरवर्ड बाइज्ड होता है और दूसरा जंक्शन रिवर्स बाइज्ड होता है, तो ये तीसरा ऑप्शन भी गलत है। चौथा ऑप्शन है द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड, बिल्कुल सही है। मैंने बताया कि इमीटर हाईली डोप्ड होता है, बेस लाइटली डोप्ड होता है, और जबकि कलेक्टर मॉडरेटली डोप्ड होता है। जब साइज के विषय में सबसे थिन होता बेस, सबसे बड़ा साइज होता है कलेक्टर का, और जो इमीटर का साइज होता है वो मॉडरेट होता है। ये क्वेश्चन नंबर 47 का सही ऑप्शन कौन सा हुआ? चौथा। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर फॉर कॉपर। ध्यान दें, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच ग्राफ किसके लिए? कॉपर के लिए, फॉर कॉपर। कॉपर कंडक्टर है, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज करती है, डिक्रीज करने पर डिक्रीज करती है। और ध्यान दें, टेम्परेचर अगर घटता जाता है, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर कि कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? जीरो। उस कंडीशन में सुपर कंडक्टर हो जाता है ये कंडक्टर। ध्यान दें, ये जब टेम्परेचर जीरो तो रेजिस्टिविटी जीरो, सुपर कंडक्टर हो जाता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे रेजिस्टिविटी कॉपर की इंक्रीज करती है। ध्यान दें, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे ये रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी। ध्यान दें, ये जिस टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी, ये पीछे बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी जीरो हो जाएगी, पीछे बढ़ाएंगे तो ये रेजिस्टिविटी जीरो हो जाएगी। ध्यान दीजिए, जिस टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी जीरो हो जाएगी उसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, और ये जो घटना कहलाती है सुपर कंडक्टिविटी। ये घटना क्या कहलाती है? सुपर कंडक्टिविटी। तो ये जो ग्राफ है किसके लिए? कॉपर के लिए। कौन सा ऑप्शन 48 का सही हुआ? ये ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ती है और घटने पर घटती है, और जब जीरो होगा तो रेजिस्टिविटी जीरो नहीं, कुछ और आगे बढ़ेंगे ये बैक साइड की तरफ, तो जाके रेजिस्टिविटी जीरो हो जाएगी। उस कंडीशन में सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखें। ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी से आया हुआ है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 देखा जाए। In a certain region of space with volume 0.2 meter cube, the electric potential is found to be 5 volt throughout the magnitude of electric field in this region. एक रीजन है, क्यूबिकल रीजन है, इसका वॉल्यूम दे रखा 0.2 मीटर क्यूब, और पोटेंशियल कांस्टेंट है। पोटेंशियल ये 5 वोल्ट है और कांस्टेंट है पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ध्यान दें, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये फॉर्मूला था -dV/dr। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो, और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो इंटेंसिटी भी जीरो। पोटेंशियल कांस्टेंट तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? जीरो। पोटेंशियल कांस्टेंट तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन। इसका पहला ऑप्शन सही है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन नंबर ये 49, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पूछा गया है। नंबर 50,
ये नॉट गेट, ये भी नॉट गेट लगा हुआ है। इसके आगे और गेट लगा हुआ है, और गेट के आगे नॉट गेट लगा हुआ है, ये बबल लगा हुआ है, ये y। ध्यान दें यहाँ पे y इक्वस टू, ये a के आगे क्या है, ये a कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये b कॉम्प्लीमेंट, नॉट गेट लगा है, a के आगे नॉट गेट लगा है तो a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, b के आगे b नॉट गेट लगा है, b कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ये और गेट है तो a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, और फिर नॉट लगा तो फिर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a यूनियन की जगह क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b का मतलब a एंड b, अर्थात ये गेट कौन सा हो जाएगा, एंड गेट। ध्यान दीजिए अगर दोनों के आगे नॉट गेट लगा दिया है, दोनों इनपुट के आगे नॉट गेट लगा तो ये a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसके आगे और गेट लगा फिर नॉट गेट लगा है तो a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, और उसके आगे फिर नॉट लगा इसलिए फिर कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b। ये कौन सा आंसर हो गया, इसमें एंड गेट हो गया। एंड गेट की टेबल इसमें दे रखी है, एंड गेट की टेबल होती है ये a b y 0 0 0 1 0 0 0 1 1 सॉरी 0 1 0 1 1 1, ये इसमें दे रखा है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, पहला ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 50 ये इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है, एक कैपेसिटर है 40 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस है, एसी सर्किट से जोड़ा गया है, 200 वोल्ट सोर्स का वोल्टेज है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। ये IRMS पूछा है तो सबसे पहले XC निकालेंगे, 1/2 पाई F इंटू सी। ये करंट क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू V अपॉन XC। ध्यान दें ये जो वोल्टेज दे रखा है ये RMS वैल्यू दे रखी है, या जब भी स्पेसिफिकेशन AC का दिया जाता है तो हमेशा RMS वैल्यू होती है। तो यहाँ पे 200 अपॉन XC की जगह पर 1/2 पाई 3.14, फ्रीक्वेंसी 50 है और कैपेसिटेंस 40 इंटू 10⁻⁻6। कैलकुलेट करेंगे I 2.5 एम्पियर। ये ऑप्शन इसका थर्ड सही है। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 52, एक सिलेंडर है जिसके अंदर प्रेशर है 249 kPa किलो पास्कल और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, H2 भरी हुई है। R की वैल्यू दे रखी है 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। क्वेश्चन में पूछा गया है डेंसिटी क्या होगी, PV इक्वल्स टू nRT, ये फॉर्मूला होता है गैस इक्वेशन, और नंबर ऑफ मोल्स की जगह मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिकुलर वेट R इंटू T। ये PM इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन V RT, ये स्मॉल m अपॉन V डेंसिटी हो जाएगा, PM इक्वल्स टू DRT। डेंसिटी किसके बराबर आ गई, PM अपॉन RT।
ध्यान दें P की वैल्यू 249 10⁻³ किलो है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। मास 2 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो ये -3 हो जाएगा, अपॉन R की जगह पर 8.3 और T की जगह पर केल्विन में रखेंगे, ये सेल्सियस में दे रखा है 300। डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो 0.2 किलोग्राम पर मीटर की। ये ऑप्शन इसका सही है, सेकंड। ध्यान दें ये क्वेश्चन हीट से आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 52। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें 53। ये 9.99 माइनस मीटर माइनस 0.0099 मीटर, इसमें बताना है, रिजल्ट बताना है करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ। प्लीज़ सभी लोग ध्यान दें, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 ये बराबर हो जाएगा 9.9801। कैलकुलेट करेंगे। प्लीज़ सभी लोग ध्यान दें, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, डेसिमल के बाद डिजिट्स देखे जाते हैं। इसमें 2 हैं और इसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट हैं। जिस रीडिंग में डेसिमल के बाद डिजिट्स की संख्या मिनिमम होती है, वही संख्या एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होती है। तो चूंकि लीस्ट कितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद 2, तो रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, अर्थात सही आंसर क्या हो जाएगा 9.98 मीटर। ये ऑप्शन सेकंड यहाँ पे सही है, सेकंड ऑप्शन सही है 53 का। ये आप चाहें तो मैकेनिक्स में इंट्रोडक्शन में मान सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन में पूछा है, फॉर्मूला है द मीन फ्री पाथ फॉर अ गैस विथ मॉलिक्यूलर डायमीटर d एंड नंबर डेंसिटी n कैन एक्सप्रेस्ड एज। ध्यान दें ये फॉर्मूला है, ये मीन फ्री पाथ लैम्डा इक्वल्स टू 1/√2 n πd²। ये 54 क्वेश्चन का सही ऑप्शन सेकंड है और ये भी किससे, हीट से है। क्वेश्चन नंबर 54 हीट से। क्वेश्चन नंबर 55 देखें। क्वेश्चन नंबर 55 में दे रखा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दे रखी है 599 मैग्नेटाइजिंग फील्ड 1200 एम्पियर मीटर इनवर्स। परमिएबिलिटी पूछा है, परमिएबिलिटी ऑफ रॉड। ध्यान दें ये रिलेटिव परमिएबिलिटी वन प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और ध्यान दें ये रिलेटिव परमिएबिलिटी मीडियम की परमिएबिलिटी अपॉन फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी 1 प्लस फार्मूले में रखिए। ये म्यू इक्वल्स टू μ0 1 प्लस μ0 की जगह पर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1 प्लस 599
ये 2400 पाई इंटू 10⁻⁻7 म्यू इक्वल्स 2.4 पाई इंटू 10⁻⁻4। ये फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है। और ये क्वेश्चन मैग्नेटिज्म से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 55 मैग्नेटिज्म से। ये क्लासिकल मैग्नेटिज्म 56 क्वेश्चन है। द शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज अ डायपोल मोमेंट 16 × 10⁻⁹ कूलम्ब मीटर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल एट अ डिस्टेंस 0.6 मीटर from the center of the dipole situated on a line making an angle of 60 degree with the dipole axis। ये अगर शॉर्ट डायपोल है और ये 60 डिग्री है, R बराबर दे रखा है 0.6 मीटर और ये डायपोल मोमेंट कितना दे रखा है 16 × 10⁻⁹ कूलम्ब मीटर। ये अगर बाइसेक्टर थीटा एंगल बना रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos θ/r²। V = 9 × 10⁹ P 16 × 10⁻⁹ cos 60 और ये 0.6 का होल स्क्वायर। 9 10⁻⁹ प्लस 9 से कैंसिल, 9 × 16 और ये 0.6 × 0.6 हो जाएगा। cos 60 1/2, डेसिमल हटेगा, ये डेसिमल 10 × 10। ये 200 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? सेकंड। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्वेश्चन नंबर 56 भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। क्वेश्चन नंबर 57 weight of a body at the earth WE = mg और ये कितने के बराबर दे रखा है 72 न्यूटन। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट कहिए चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही बात है। एट अ हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। प्लीज सभी लोग ध्यान दें, ये W डैश मैंने मान लिया R/2 हाइट पर वेट। ये mg डैश मास नहीं बदलता, क्या बदलेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये g डैश किसके बराबर? g अपॉन 1 प्लस h/re का होल स्क्वायर। mg की जगह पर 72 लिख सकते हैं, अर्थ पर वेट था। h/re 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे h/re/2 तो h/re क्या हो जाएगा 1/2। W डैश इक्वल टू क्या आ गया 72
और ये 3/2 का स्क्वायर करेंगे 9/4, 4 ऊपर चला गया, 9 नीचे रह गया, 32 न्यूटन। R/2 हाइट पर जब पहुंचेंगे तो जो फोर्स होगा, चाहे वेट कहें चाहे फोर्स, बॉडी का वेट या फोर्स कितना रह जाएगा, ये 72 से घटकर 32 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ इसका? ऑप्शन नंबर ये सेकंड करेक्ट है इसमें। और ये भी मैकेनिक्स से पूछा गया क्वेश्चन 57। आपको टेबल मिल जाएगी किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन हमेशा फार्मूले बेस्ड ज़्यादातर पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन। आप 2 साल का ट्रेंड है, 2 साल का ट्रेंड है, 2 साल से देख रहे हैं पेपर बिल्कुल सिंपल सरल बन रहा है, बिल्कुल 12th स्टैंडर्ड का पेपर 11th 12th में जो आप पढ़ते हैं वही, बहुत ज़्यादा ऊटपटांग पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आपको फार्मूले याद होना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, फार्मूले याद होना चाहिए, हर क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 58, सॉलिड्स विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ध्यान दें, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस is negative for semiconductors and insulators, दोनों के लिए। क्योंकि दोनों ही केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है और कंडक्टिविटी बढ़ती है। इसलिए ये दोनों के टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होते हैं, नेगेटिव में होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है सेमीकंडक्टर्स का और इंसुलेटर्स का भी। ये क्वेश्चन भी कहाँ से पूछा गया है? करंट इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिक कंडक्शन 48 भी इलेक्ट्रिक कंडक्शन से था और क्वेश्चन नंबर 58 भी करंट इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिक कंडक्शन से। क्वेश्चन नंबर 59 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल। एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, इस पे लाइट गिर रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी, अगर मटेरियल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ν0 है तो ये न्यू किसके बराबर? 1.5 ν0। क्वेश्चन में कह रहा है अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी आधी हो जाए, अब नई फ्रीक्वेंसी 0.75 ν0 और इंटेंसिटी यहाँ पे आई थी, अब आई डैश दुगनी हो गई, तो फोटो करंट पूछ रहा है क्या होगा। ध्यान दें प्लीज, सभी लोग ध्यान दें। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर मटेरियल या मेटल इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे तो करंट फ्लो करेगी, इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगी। ध्यान दें, जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी लाइट की तो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, और यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी आधी कर दी गई, 0.75 ν0 कर दी गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो गई फ्रीक्वेंसी लाइट की, इसलिए इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे। क्योंकि सिंस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट becomes less than threshold frequency, hence electrons
एमिट नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए करंट भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ध्यान दें, जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी फ्रीक्वेंसी तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे, करंट क्या हो जाएगी, जीरो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये चौथा ऑप्शन 59 का चौथा ऑप्शन सही है। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स से आया है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से आया है, ये क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 70 अल्टरनेटिंग करंट से है। क्वेश्चन में कह रहा कि एक एलसीआर सर्किट है, अगर क्वेश्चन में कह रहा है इफ एल इज रिमूव्ड, ये सीआर सर्किट हो गया, ये 10 फेज डिफरेंस 10 ये 5 दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, और ये क्या हो जाएगा, एक्सएल बाई आर, एक्ससी बाई आर। और इफ सी इज रिमूव्ड, अगर सी रिमूव कर दी जाती है, कैपेसिटेंस से हटा दिया जाता है, देन फिर फेज 60 डिग्री होता है, ये एक्सएल बाई आर, ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये एक्सएल इक्वल्स टू एक्सआर, रेजोनेंस की कंडीशन हो गई। और रेजोनेंस की कंडीशन में फेज पावर फैक्टर 1 होता है, फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच 0 डिग्री हो जाता है। cos 0 क्या हो जाएगा, cos 5 इक्वल्स टू cos 0, अर्थात क्या हो जाएगा 1। पावर फैक्टर cos 5 होता है। ये रेजोनेंस की कंडीशन, ये ध्यान दें, अगर इंडक्टेंस रिमूव कर दिया तो ये सीआर सर्किट tan phi एक्ससी बाई आर होता है। फाई क्या है, 60 डिग्री, वोल्टेज और करंट के बीच एंगल क्या है, 60 डिग्री। कह रहे हैं अगर कैपेसिटर को रिमूव कर देंगे तो एल आर सर्किट बचेगा। तो ये एल आर सर्किट के केस में भी फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच एक्सएल बाई आर होता है, और ये कह रहे हैं 60 डिग्री इस केस में भी है। तो दोनों से देखिए tan 60 दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो एक्सएल बराबर एक्ससी, अर्थात रेजोनेंस की कंडीशन हो गई। और रेजोनेंस की कंडीशन में पावर फैक्टर क्या होता है, 1 के बराबर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ये थर्ड ऑप्शन, इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ। और ये किससे पूछा गया है, मैग्नेटिज्म से, या अल्टरनेटिंग करंट कह लें। ये क्वेश्चन नंबर 60। 55 भी अल्टरनेटिंग करंट से था। अल्टरनेटिंग करंट बहुत इंपॉर्टेंट आजकल हो गया है। पिछले वर्ष भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार भी ये 2 क्वेश्चन पूछे गए, 55 और 60 दोनों अल्टरनेटिंग करंट से पूछे गए। हम लोग बात करेंगे, ये 60 क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट का है, और एक क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 भी, 55 ने, ये 55 मैग्नेटिज्म से और 51 क्वेश्चन नंबर 61 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है क्वेश्चन ये। A spherical conductor of radius 10 centimeter has charge this distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point 15 centimeter from its center? एक स्फीयर है, इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और इस स्फीयर पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, और 15 सेंटीमीटर पर, ये 15 सेंटीमीटर पर पूछ रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड 9 इंटू 10⁹ क्यू बाई आर स्क्वायर, 9 इंटू 10⁹ क्यू की जगह पर 3.2 इंटू 10⁻⁻7, और ये 0.15 का होल स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे।
1.28 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। ये कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सेकंड। ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक से, ये क्वेश्चन नंबर 61, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 62, एक पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो 2k मीटर है और फोर्स कितने के बराबर है? 3J न्यूटन है। टॉर्क पूछा है, ये R क्रॉस F अबाउट ऑरिजिन, ये R की जगह पर 2k और ये F की जगह पर 3J। टॉर्क इक्वल्स टू 6k क्रॉस J, और k क्रॉस J क्या होता है? -ik, तो ये टॉर्क क्या आ गया? -6i। ये ऑप्शन कौन सा सही है? थर्ड ऑप्शन सही है। और ये भी किससे, ये किसका हो गया? मैकेनिक्स का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 62, 63, a charged particle having drift velocity 7.5 into 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3 into 10⁻10 वोल्ट पर मीटर। मोबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये मोबिलिटी का फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये हमेशा ये हम बताते हैं फार्मूला इलेक्ट्रॉनिक्स में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये मोबिलिटी का फार्मूला। ड्रिफ्ट वेलोसिटी 7.5 into 10⁻⁴ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3 into 10⁻10। ये म्यू कैलकुलेट करने पर 2.5 into 10⁶ मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन भी इलेक्ट्रॉनिक्स में ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 64 में ये ऑप्टिक्स से है। एक थिन प्रिज्म है, ये लाइट रे टकराती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस से मैंने आई कह लिया। प्रिज्म एंगल ए है और ये कह रहे हैं दूसरे सरफेस की ये नॉर्मल रे बाहर निकलती है, ये 90 डिग्री। क्वेश्चन देखें, array is incident at an angle incidence I on one surface of a small angle prism with angle of prism A and emerges normally from the opposite surface, जैसा फिगर में दिखाया हुआ है। अगर मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा? ध्यान दें, ये 90 - a हो जाएगा। ये टोटल 90 है, नॉर्मल है ये, तो ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा? a के। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये फॉर थिन प्रिज्म ये आई साइन आई इक्वल्स टू आई हो जाएगा और साइन आर इक्वल्स टू आर। ध्यान दें, म्यू इक्वल्स टू आई बाई आर हो गया। आर की जगह पर क्या हो जाएगा? ए। ये आर किसके बराबर है? ए के बराबर है। ये एंगल ए के बराबर है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस म्यू ए के बराबर हो गया। ये असाइनमेंट में मेरे मौजूद है। ये ऑप्शन थर्ड सही है इसका। ये ऑप्टिक्स से ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये 64। क्वेश्चन नंबर 65 देखें। The quantities of heat required to raise the temperature of two solid copper sphere of radii R1 and R2
और ये R1 इक्वल टू क्या दे रखा 1.5 R2। ध्यान दें Q बराबर हीट कितने की ज़रूरत होगी m इंटू सी इंटू डेल्टा थीटा। ये Q प्रोपोज मास की जगह पर 4π/3 R³ इंटू स्पेसिफिक चेंज इन टेम्परेचर। C सेम मटेरियल के C सेम हुआ, डेल्टा थीटा सेम होगा, 1 केल्विन दे रखा है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³ Q1 अपॉन Q2 R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। ये R1 अपॉन R2 किसके बराबर हो जाएगा, ये 3/2 के 15/10 3/2 3/2 का होल क्यूब 27/8। ये ऑप्शन सही है पहला। ये क्वेश्चन हीट से पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 66 रेडियो एक्टिविटी से है। अगर यूरेनियम पर न्यूट्रॉन्स की बमबारी कराई जाए तो क्रिप्टन में टूट जाएगा, क्रिप्टन और बेरियम में, प्लस बेरियम 144 और ये 56 और प्लस 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं 0। ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये मॉडर्न फिजिक्स कह लें या रेडियो एक्टिविटी से, रेडियो एक्टिविटी से एक सवाल पूछा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 67 ये एसएचएम से पूछा गया, मैकेनिक्स से पूछा है कि कोई पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच फेज डिफरेंस। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, वेलोसिटी क्या हो जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा t, और एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t, या f इक्वल्स टू a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस पाई। ये फेज डिफरेंस कितने के बराबर हो गया, पाई। डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच फेज डिफरेंस पाई के बराबर। ये मैं हमेशा जब एसएचएम पढ़ाता हूँ तो ये डिस्कस करता हूँ। ये डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के बीच π/2 होता है फेज डिफरेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच π/2, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच हमेशा फेज डिफरेंस 180। इसका ऑप्शन फर्स्ट है और ये मैकेनिक्स से 67। क्वेश्चन नंबर 68 मीटर ब्रिज। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से ये मीटर ब्रिज होता है। क्वेश्चन में कह रहा है ये राइट साइड में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस 10 ओम दे रखा है। एक वायर लेफ्ट साइड में ये वायर है, इसका रेजिस्टेंस ये स्लाइडिंग की है, ये दो हिस्सों में बांटता है वायर को, P/Q। ये वायर का रेजिस्टेंस R और ये S 10 ओम दे रखा। क्वेश्चन में कहा रेजिस्टेंस वायर इज in the left gap of a meter bridge balances a 10 ohm resistance in the right gap at a point which divides the bridge wire in the ratio of 3:2
लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 1.5, ये लेंथ इसकी 1.5 मीटर है इस वायर की। क्वेश्चन में कह रहा है 1 ओम वायर की लेंथ कितनी होगी। प्लीज सभी लोग ध्यान दें, ये P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। P और Q का रेशियो दे रखा है 3:2। P और Q का रेशियो क्या दे रखा है 3:2। R निकालना है, S 10 है, R इक्वल टू 15। ध्यान दें, ये 15 ओम की लेंथ 1.5 मीटर है, तो 1 ओम की 1.5 अपॉन 15 कितना हो जाएगा 1/10 या 10⁻⁻1 मीटर। ये 1 ओम अगर रेजिस्टेंस वायर का 1 ओम है तो उसकी लंबाई कितने के बराबर हो जाएगी 10⁻⁻1 मीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? सेकंड। ये भी करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 69, अगर कोई कैपिलरी ट्यूब है, H हाइट इसमें राइज करता वाटर का और रेडियस R है, रेडियस R, तो कितना मास इसमें राइज किया होगा निकाल सकते हैं। ये मास इक्वल्स टू वॉल्यूम πr² इंटू H इंटू डेंसिटी, और चूंकि जानते हैं H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो M प्रोपोर्शनल टू πr², H की जगह 1/r इंटू D डेंसिटी है, R से R कैंसिल, मास जो इसमें कैपिलरी ट्यूब में होगा वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। m1 अपॉन m2, अगर रेडियस डबल कर दी जाए तो मास पूछा क्या हो जाएगा। पहले केस में मास 2.5 ग्राम है, दूसरे केस में मास पूछा है, पहले केस में रेडियस r है, दूसरे केस में रेडियस 2r, दुगना कर दी गई है, मास कितना हो जाएगा 5 ग्राम। ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? 69 का थर्ड ऑप्शन। ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 70, ये क्वेश्चन में द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट टू द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये 1:1 होती है। ये ऑप्शन सेकंड सही है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से है। क्वेश्चन नंबर 70। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 2 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 71। In Young-Schlitt experiment, if the separation between coherent sources is half and the distance of the screen from the coherent source is doubled, then fringe width becomes। fringe width का फॉर्मूला होता है fringe width d lambda by small d। स्मॉल डी स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस होती है, कैपिटल डी स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस होती है। इन्होंने कहा इफ डी बिकम्स, ये d/2, ये d डैश कह सकते हैं, और ये कैपिटल D डैश कितना 2d, तो ये न्यू फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी 2d इंटू लैम्डा अपॉन d/2 या 4d लैम्डा बाई d या w डैश इक्वल टू 4 टाइम्स विड्थ ऑफ द फ्रिंज। ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा
ये 4 टाइम्स, थर्ड ऑप्शन सही। ये वेव ऑप्टिक्स से हो गया। वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन 72, एक सोलेनॉइड है, लेंथ 50 सेंटीमीटर है और टोटल टर्न्स क्या हैं 100 टर्न्स। आई 2.5 एम्पियर है। क्वेश्चन में कह रहा है सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, ये फॉर्मूला हो जाएगा म्यू 0 एन आई, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, म्यू 0 कैपिटल एन बाई एल इंटू आई। म्यू 0 की जगह 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, एन की जगह पर 100, एल की जगह पर 0.5, आई की जगह पर 2.5 एम्पियर। कैलकुलेट करेंगे 6.28 इंटू 10⁻⁻⁴। टेस्ला फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये मैग्नेटिज्म से दूसरा क्वेश्चन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 73, एक मीनार से के टॉप से किसी बॉडी को 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया और ये ग्राउंड से कितनी वेलोसिटी से टकराता है 80 मीटर पर सेकंड से। ये टावर की हाइट, ध्यान दें v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस माइनस 2gh। फाइनल 80 मीटर से टकरा रहा है, इनिशियल -20 का स्क्वायर, ये फाइनली नीचे आ रहा है इसलिए प्लस 2g की जगह 10 इंटू h, 20h इक्वल्स टू 6400 माइनस 400, 20h इक्वल्स टू 6000, 0 से 0 कैंसिल, h इक्वल्स टू 300 मीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? फोर्थ। मैकेनिक्स से क्वेश्चन नंबर 73 भी पूछा गया है। 73, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन में कहा गया 74 में, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले जितने भी एटम या आयंस हैं उनके लिए ही लागू होता है बोर्स थ्योरी। तो एक इलेक्ट्रॉन वाले कौन कौन से? हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम आयन में एक इलेक्ट्रॉन होगा, ड्यूट्रॉन एटम में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, सिंगली आयनाइज्ड नियॉन, इसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए बोर मॉडल नियॉन आयन के लिए वैलिड नहीं है, वैध नहीं है। इसका 74 का कौन सा ऑप्शन? 4। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछा गया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन है आगे 75, मोनो एटॉमिक गैस के एवरेज थर्मल एनर्जी 3/2 kT होता है। T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और बोल्टमान कांस्टेंट के भी। इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 75। हीट से ये क्वेश्चन नंबर 75 भी पूछा गया है। और हीट में ये ज़्यादातर सवाल कहाँ से पूछे गए हैं? ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस से। क्वेश्चन नंबर 76 देखें।
सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन पूछा गया है। 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के दो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस r है। सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस बताना है, ये 5 किलोग्राम से मैंने क्या मान लिया, ये r1 या x मान लिया। ध्यान दें, ये सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस, ये RCM, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस RCM बराबर m1 r1 प्लस m2 r2, m1 प्लस m2। ये r1 r2 रेफरेंस पॉइंट से पार्टिकल्स की डिस्टेंस है। ध्यान दें, रेफरेंस पॉइंट 5 किलोग्राम का पार्टिकल है। 5 किलोग्राम पार्टिकल की रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो गया, 0। और 10 किलोग्राम की ये रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो गया, r, ये 5 प्लस 10। RCM क्या हो गया, 10r/15। r की जगह r 1 मीटर के बराबर है, तो RCM 10/15 इंटू 1, 2/3 मीटर या 0.67 मीटर या 67 सेंटीमीटर। देख लें कौन सा ऑप्शन, ये भी मैकेनिक्स से पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 76 भी मैकेनिक्स से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 77 एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड है। कह रहे हैं अगर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दें तो इसकी कैपेसिटेंस 30 माइक्रोफैरेड हो जाती है। क्वेश्चन में कह रहा है ये माध्यम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, के पूछा है। ये कैपेसिटेंस द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, सॉरी परमिटिविटी ऑफ मीडियम पूछा है। ध्यान दें, C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, C0 इंटू के। ये 30, ये 6, के इक्वल टू क्या हो गया 5। और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर होती है। एप्सिलॉन इक्वल टू 5 इंटू एप्सिलॉन 0, ये 5 इंटू एप्सिलॉन 0 की जगह 8.86 इंटू 10⁻⁻12 कैलकुलेट करेंगे, ये 0.44 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर की पावर -2। ये थर्ड ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पूछा गया है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन। एक गिटार है, इन अ गिटार 2 स्ट्रिंग्स ए एंड बी, ए और बी। ए की फ्रीक्वेंसी दे रखा है 530 हर्ट्ज और ये बी 6 बीट्स पर सेकंड प्रोड्यूस करता है, ±6। ये बी की फ्रीक्वेंसी हो गई, पॉसिबल फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में कह रहा है इफ टेंशन इन द बी डिक्रीजेज, अगर बी में टेंशन घटता है तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। ये बी की फ्रीक्वेंसी या तो 536 होती है, हो सकती है, या 524। ध्यान दें, अगर 536 मानेंगे तो चूंकि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √T, टेंशन घटेगा फ्रीक्वेंसी घटेगी। अब देखिए कह रहे हैं अगर टेंशन घटाने पे फ्रीक्वेंसी 7 हो जाती है, बीट फ्रीक्वेंसी, तो 7 देखिए कब पॉसिबल है, अगर 536 माने और अगर बी के का टेंशन घटाएं तो बी का टेंशन घटाने पे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। 536 से ये 535 हो सकती है, 534 हो सकती है। बीट फ्रीक्वेंसी घट रही है, बढ़ नहीं रही है। ये 530 और ये 536 अगर टेंशन घटाएंगे
तो ये बीट फ्रीक्वेंसी घटेगी, और जबकि ये कह रहे हैं कि बीट फ्रीक्वेंसी 6 से 7 हो रही है, इसका मतलब ये 536 सही नहीं होगा, 524। ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 524 हर्ट्स। ये ऑप्शन 77 का सेकंड ऑप्शन सही है, और ये वेब से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 78 में कहा गया है एक चैम्बर में गैस भरी हुई है, एक सिलेंडर में सेम कैपेसिटी है दोनों सिलेंडर की, एक में गैस भरी हुई, एक एवाक्यूएटेड है, वैक्यूम है एक में कंप्लीटली, और दोनों को कनेक्ट कर दिया गया और जो स्टॉप कॉक है इसको खोल दिया गया। तो कह रहे हैं प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि ये वैक्यूम है और ये गैस भरी हुई है, इसमें प्रेशर होगा, ये तेजी से गैस वैक्यूम के ये जो फ्लो होगा गैस का फास्ट होगा, और जब फास्ट होता है फ्लो, अगर प्रोसेस फास्ट होगा, क्योंकि ये वैक्यूम है और इसमें गैस भरी हुई, जब भी ये स्टॉप कॉक को ओपन करेंगे तो ये गैस तेजी से बहुत फास्ट वैक्यूम की तरफ जाएगी, और चूंकि अगर प्रोसेस फास्ट हो रहा है तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक। जितने भी ध्यान दें, ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक। ये क्वेश्चन भी हीट से पूछा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 78 हीट से। An electron is accelerated through a potential difference V if the de Broglie wavelength 1.227 into 10 to the power minus 2 नैनोमीटर है। क्वेश्चन में पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस अंडर रूट V इक्वल्स टू 12.27 अपॉन लैम्डा डी ब्रॉगली। ये एंगस्ट्रॉम, ट्वेल्व 12.27 और लैम्डा दे रखा 1.227 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 नैनो की जगह पर हम लोग 10 टू द पावर माइनस 9। ध्यान दें ये एंगस्ट्रॉम में रखना है, तो ये एंगस्ट्रॉम में कितना हो जाएगा, ये एंगस्ट्रॉम में बदल दें 12.27 1.227 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, और ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 1। ये 10 टाइम्स कैंसिल हो गया, और ये 10 टू द पावर माइनस 1, ये एंगस्ट्रॉम रख देंगे इसकी जगह पर। ये 10 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 1 या V अंडर रूट V इक्वल्स टू 10 टू द पावर 2, ये एंगस्ट्रॉम हो गया, इसको हटा देंगे, V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 4। ये ऑप्शन इसमें कौन सा सही निकल आया, 4। ये क्वेश्चन भी ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन नंबर ये हो गया 80। क्वेश्चन नंबर 81, एक वायर है जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। अगर कह रहे हैं इससे एक मास लटका दिया जाता है कैपिटल M, तो इसकी लेंथ L1 हो जाती है। एलोंगेशन कितना हुआ, L1 माइनस L। यंग मॉडुलस Y इक्वल्स टू mgl अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एलोंगेशन डेल्टा L, या Y इक्वल्स टू mgl अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और एलोंगेशन L1 माइनस L। ये ऑप्शन चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर
81 मैकेनिक्स से पूछा गया। ध्यान दें, ये ब्रूस्टर एंगल ये 45 से ज़्यादा होता है और 90 से। 82 का थर्ड ऑप्शन, ये वेव ऑप्टिक्स कह लें। क्वेश्चन नंबर 82 भी ऑप्टिक्स से, वेव ऑप्टिक्स से है। ये एक पुली है, इससे 4 किलोग्राम और 6 किलोग्राम के वेट लटके हुए हैं। इसका करें एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलेरेशन बराबर नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 6g, ये ज़्यादा 6g किससे? 4g से, तो 6g माइनस 4g और टोटल मास 6 प्लस, सिस्टम का जो टोटल मास है 6 प्लस 4, 2g अपॉन 10 इक्वल्स टू क्या आ गया? g/5। ये भी मैकेनिक्स से है क्वेश्चन। 83 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ये मैकेनिक्स से क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 84, स्ट्रेस की डायमेंशन पूछी है। इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये फार्मूला है। फोर्स की डायमेंशन mlt-2 और एरिया का L स्क्वायर ml-1t-2। ऑप्शन 84 का फोर्थ, ये भी मैकेनिक्स में आप मान सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 84। ध्यान दें, 85 लीस्ट काउंट दे रखा है 0.01 mm और डिवीजन्स, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल में 20 डिवीजन्स हैं। लीस्ट काउंट बराबर पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स इन ऑन सर्कुलर स्केल। ये n पिच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पिच पूछा है, लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ये 0.01 इंटू 50, ये 0.5 mm। कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन इसमें सही है। इसको भी मैकेनिक्स में लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 85, ये हमेशा ये लोग छोड़ देते हैं वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, जबकि एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस बार लिस्ट काउंट से भी पूछ लिया गया और साथ में क्वेश्चन नंबर 88 देखें। ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 88 में, ये एनर्जी दे रखी है 10⁻⁻20 जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है इसे। ये 10⁻⁻12 1.6 इंटू 10, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा ये जूल से। और ये 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऑप्शन 86 का ये ऑप्शन थर्ड सही है। आप इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 87, ये रेजिस्टेंस येलो, वायलेट, ब्राउन और गोल्ड। ध्यान दें, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड
वाइफ। ये 0 1 2 3 4 5 6 8 9, ये येलो के लिए डिजिट क्या हो जाएगा 4, वायलेट के लिए 7 और ग्रे के लिए, ये ब्राउन के लिए 1 हो जाएगा, 10 टू द पावर 1 मल्टीप्लायर हो गया। और ये ±5% गोल्ड के लिए टॉलरेंस हो गया। ये 470 ±5% ओम, ये आंसर हो गया 87 का सही ऑप्शन चौथा। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से ये क्वेश्चन नंबर 87। 88 ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। ये वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है और डायमीटर टेलीस्कोप का 2 मीटर है। इन्होंने पूछा है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ये फार्मूला होता है 1.22 लैम्डा अपॉन डी। 1.22 इंटू लैम्डा की जगह पर 600 इंटू 10⁻⁹, डी की जगह पर 2 कैलकुलेट करेंगे 3.66 इंटू 10⁻⁷ रेडियन। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये ऑप्टिक्स से 88 क्वेश्चन में कह रहा है 89 में ये पीएन जंक्शन डायोड में डिप्लीशन लेयर है। ये फॉरवर्ड वाइज्ड के केस में डिक्रीज करती है विड्थ, और जबकि रिवर्स बाइज्ड के केस में ये डिप्लीशन लेयर की थिकनेस या विड्थ इंक्रीज कर जाएगी। तो इन्होंने पूछा है कब इंक्रीज करेगी, तो जवाब क्या होगा, जब पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बाइज्ड होगा। अर्थात इसका कौन सा सही हो गया, सेकंड ऑप्शन। ये सेमीकंडक्टर से, इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन नंबर 89 भी इलेक्ट्रॉनिक्स से। और ये अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। 0.5 जूल 5 ग्राम कितने एनर्जी की, तो E = mc²। m की जगह 0.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम में रखेंगे और ये 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो 4.5 इंटू 10⁻13 जूल। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान दें ये भी किससे मान सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स से मान सकते हैं। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से आइंस्टीन थ्योरी पर बेस्ड है, तो चाहे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पर मान लें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स। 90 ध्यान दें। अब देखिए एनालिसिस देखिए, मैकेनिक्स से कितने क्वेश्चन, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैकेनिक्स से 11 क्वेश्चन मेजर पार्ट है। 11 क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग आप कह सकते हैं 1/5 क्वेश्चन, 1/5 पार्ट मैकेनिक्स का है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी मिला दिया जाए तो 7 क्वेश्चन, लगभग ये 1/6 पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये 11 + 4 + 3 कितना हो गया, ये 18 क्वेश्चन। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये मैकेनिक्स से 18 क्वेश्चन हो गए। ये मैग्नेटिज्म से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी 4, तो 19 क्वेश्चन। आप मैकेनिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैग्नेटिज्म से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैग्नेटिज्म एसी को और EMI भी मान लें तो ये कुल मिला के मैग्नेटिज्म से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं।
मैग्नेटिज्म समझिए कि मैकेनिक्स को पर्याप्त तवज्जो दी गई है, करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को भी पर्याप्त तवज्जो दी गई है, पर्याप्त क्वेश्चन दिए गए हैं। इसलिए ये मेजर पोर्शन इनको हमेशा तैयार करिए। लगभग ये आप मान सकते 40% क्वेश्चन आपके मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जोड़ लें तो ये आपका हो जाएगा लगभग 50% पेपर आपका 3 ब्रांच से, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म से, ये और मैग्नेटिज्म से बनता है। इलेक्ट्रॉनिक्स से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर इसको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी मान लें तो इसमें ये देखिए जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, देखिए कितने क्वेश्चन पूछे गए मॉडर्न से। ये 4, 3, 7 क्वेश्चन और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी अगर जोड़ लें तो 11 क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे 11 क्वेश्चन पूछे गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कैलकुलेशन कम होते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये पर्याप्त, इसको मॉडर्न और इलेक्ट्रॉनिक्स को पर्याप्त तवज्जो दिया गया है। इसके बाद ये हीट से भी पर्याप्त क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑप्टिक्स से केवल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वेब से केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस तरह से ये आपका पेपर मैंने डिस्कस किया। ध्यान दें, पेपर बिल्कुल इसी तरह हम लोग 2 साल से तो देख रहे हैं, बिल्कुल पेपर 11th-12th स्टैंडर्ड का लोग बहुत हाई फाई, आप बड़े बड़े ब्रांड की कोचिंगों पे जाएं तो उसमें जो टेस्ट सीरीज आप देखिए तो इतने अनावश्यक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे आप बिल्कुल 11th-12th की टेक्स्ट बुक को फोकस करिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। तो अंत में ये हम लोग एपेक्स इंस्टीट्यूट के ये यूट्यूब पे हम लोग वीडियो डाल रहे हैं। अभी कुछ डले हुए हैं सब्जेक्ट के, फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री के, आगे भी हम लोग डालेंगे। इसलिए आप सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें और ये नए आने वाले वीडियो को ज़रूर देखते रहें। थैंक यू।